और यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम एक सेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो सेट आ रही है दोस्तों वो हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। तो सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन से दो बसें एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 185 किलोमीटर की जो दूरी है, यानी कि एक लाइन मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 185 किलोमीटर है, ठीक है। फिर बोला जाता है क्या कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है, करती है, यानी कि एक बस आपकी अगर पॉइंट ए पे होगी और दूसरी बस आपकी पॉइंट बी पर होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोलता है पहली बस जो होती है, पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। तो पहली बस जो चली वो 35 किलोमीटर चलती है, 35 किलोमीटर चलेगी और वो बाईं मुड़ जाएगी। बाईं मुड़ेगी तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ बाईं मुड़ गया। बाईं मुड़ने के बाद फिर बोला जाता है क्या कि चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ दाईं ओर मुड़ने के बाद 17 किलोमीटर चली। 17 किलोमीटर चलने के बाद केएम भी लगा देते हैं, किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बोलता है इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर ये बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है, 42 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। तो मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए दिशा अगर लेगी तो ये फ़िलहाल इस तरह से मुख्य सड़क पर पहुंचेगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये इमेजिनेशन लाइन बना देते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर बोला जाता है क्या कि अगला जो क्वेश्चन है, फिर बोला जाता है कि बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण, है ना, यानी कि इस बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। अभी ये जो बस निकली है पॉइंट बी, यानी कि बी वाली जो बस निकली है, ये अभी सिर्फ आपकी 36 किलोमीटर ही चली है, ठीक है। तो बताना है इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच दूरी कितनी होगी। तो ये जब भी आप दोनों बसों की दूरी निकालें, ठीक है दोस्तों, दोनों बसों की दूरी, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको करना है क्या, कुल जितनी टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है ना, डी, जैसे डी आपका टोटल दे रखा है 185 किलोमीटर, उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए 185। उसके बाद उसमें माइनस कर दीजिए जितना भी दे रखा है, जैसे सबसे पहले 35 किलोमीटर उसको लीजिए, देन आफ्टर 42 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दोस्तों, ये परपेंडिकुलर जो लीजिए 42 किलोमीटर लीजिए, और उधर से जो चल चुकी है, ठीक है, ये वाली जो 36 किलोमीटर, ठीक है, इसको आप ले लीजिए। ये तीनों, यानी कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ, यानी कि इसके बीच, यानी कि इतनी दूरी चल चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे ये दूरी भी चल चुका है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बचा हुआ है, और यहाँ से 36 किलोमीटर चलता है। तो हमको निकालना है कि दोनों कितने दूर, यानी कि कितने डिस्टेंस पे पहुँचेगा। तो 185 किलोमीटर में आप इन तीनों को जब प्लस करते हैं, सम करते हैं, वो आता है 113 किलोमीटर। और जब 185 में से 113 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 72 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो त्रिपुरा है, मेघालय है, मिज़ोरम है, सिक्किम दोस्तों नहीं, इसको स्टेट ऑफ ब्रदर कहा गया है, ठीक है। सिक्किम को स्टेट ऑफ ब्रदर कहा गया, यानी कि 7 सिस्टर का भाई है, ठीक है। तो ब्रदर स्टेट, इसको ब्रदर स्टेट का संज्ञा दिया गया, ब्रदर स्टेट, ठीक है। इसको ब्रदर स्टेट का तमगा मिला हुआ सिक्किम को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ, मोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होता है, इसीलिए इसे मोल से नापा जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 1 मोल है ना, 1 मोल
है ना, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, मूलभूत कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। देखिए, जैसे अगर लेखक के साथ कलम है तो दर्जी के साथ क्या होगा, नेडल होगा दोस्तों, है ना, नेडल, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि कुडनकुलम नाभिक की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो नाम ही देख करके आप समझ जाएंगे कि कोई साउथ इंडियन नेम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसकी बात में अगर बता दें तो इसका निर्माण जो हुआ था वो 2001 से स्टार्ट होके 2002, यानी कि इस बीच 2001 से लेकर 2 के बीच में बना था, ठीक है, और 2013 में परिचालन में आया था, ठीक है। इसको जो उद्घाटन किया गया था वो 2013 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की है, ठीक है, वो आपका है 2013 में, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि शुरुआत वर्ष 2013 में की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम मंगल अभियान था। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर, है ना, 5 नवंबर 2013, ठीक है, 2013 को यह मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो ये है आपका पिनाका, ऑप्शन नंबर सी, पिनाका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका वज़न 100 से 110 किलोग्राम वज़न के 1-2 बाद मतलब इसका वज़न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले आप 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आप निकाल लीजिए, क्या होता है 100, ये आपकी 5 अंक की सबसे छोटी। इसे जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसे जब भागफल यानी 7 से जब डिवाइड करते हैं तो लगभग इसको कुछ करने पे आपको लगभग जैसे मान के चलिए 7 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 28 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद ये 4, यहाँ पे 4 शेष बचता है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ 4 शेष बचता है तो इसमें दोस्तों हमको बोल रहा है कि 6 शेषफल बचना चाहिए, तो क्यों ना इसमें हम और 2 ऐड कर दें, यानी कि 1000 में ही हम 2 ऐड कर दे तो हो जाएगा हमारा 1002। ये कोई है, जी हाँ, ऑप्शन और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर समूह से है, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों है जी, तो यहाँ पे है, मैं पहले बता देता हूँ, जो R और S है ना, R और S का जो है वो +1 है, ठीक है, और A और C का जो है, ठीक है, वो +2 है, और M और P का जो है वो +3 है, और O और S का जो है वो +4 है, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों V का जो पहला है ना, यानी कि R के बाद कितने बार में आ जाता है, R के बाद R S है ना, A के बाद कितना बार में आता है C, 3 बार में, 2 बार में ना, A के बाद B और C दूसरे नंबर पे आता है, M के बाद N O P 3 नंबर पे, ठीक। उसी तरह से भी जैसे R के बाद S आता है, उसी तरह V के बाद क्या आता है दोस्तों, V के बाद आता है आपका W, ठीक है, ये 1 में आ गया। उसके बाद दोस्तों X के साथ जो दूसरे नंबर पे आएगा, X के बाद X Y और Z आ गया। उसके बाद फिर M के साथ जो तीसरा नंबर जो आएगा दोस्तों, तीसरा नंबर वो हो जाएगा आपका M के बाद N O P हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद Z के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Z के बाद J K L M N
n हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे WZPN। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर यही होगा दोस्तों, WZPN। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली क्या है कि उबंटू क्या है, ठीक है। ये नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका उबंटू, ठीक है। उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, उबंटू क्या है। तो सबसे पहले बता देते कि उबंटू जो है, ठीक है, हिंदी में इस तरह से होगा उबंटू, अनुस्वर डाल देंगे, यहाँ पे हम 9 लगा देते हैं, ठीक है, उबंटू। तो यहाँ पे उबंटू जो है एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में लाया गया था। उबंटू कब आया था, उबंटू आपका 2004 में आया था, ठीक है दोस्तों। 2004 में इसे जारी किया गया था। उबंटू में कई सॉफ्टवेयर पैकेज है जिन्हें JNU जनरल पब्लिक के तहत लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है। और इसका जो होगा, अभी बता दें उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसे कब लाया गया मार्केट में, 2004 को, 2004। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका XYZ मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और YZ 18 दिन में करते हैं, ठीक है, और XZ उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो यानी XYZ एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो X + Y है ना, ये 12 है, और आपका Y + Z हो गया आपका 18, और X + Y, एक मिनट, X + Y, XZ, सॉरी, X और Z हो जाएगा आपका 15 दिन, ठीक है दोस्तों। तो यहीं X + Y 12, XYZ 18, XZ 15, ठीक है। तो इसका एक दिन का अगर हम निकालेंगे तो हम इस तरह कुछ लिख देंगे। अगर जैसे हमारा एक दिन का निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 1 यानी कि X + Y का जब एक निकालेंगे, ठीक है, नहीं, X + Y का जब एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। इसी तरह सबका जब एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/12 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/18, और इसका हो जाएगा 1/15, ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, एक दिन का जितना भी काम है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि सब 2 है, X है, 2 है और Z है, ठीक है, का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो क्या होगा दोस्तों, एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 + 1/18 + 1/15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका लगभग आपका जो LCM आ जाएगा 180 आ जाएगा, 12, 18, 15 का LCM 180 आ जाएगा। और इसे 12 के पहाड़े से करेंगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, ठीक है, और ये 18 से 10 बार में चल जाएगा, और 15 से ये 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2 है दोस्तों, 2X + Y + Z, इसको याद रखेंगे, ये भी है। तो जब इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 37/180, ठीक है। फिर जब ये दो जब इधर आ जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे बच जाएगा आपका X + Y + Z = 37/180 × 2, ठीक है दोस्तों। फिर जब ये एक दिन का भी कार्य निकल रहा है, जब यानी टोटल वर्क हो जाएगा तो इसको पलट दिया जाता है, आपको पता है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 380, ये हो जाएगा आपका 300, ये 360 हो जाएगा, 360/37, ठीक है। अब थोड़ा इरेज कर रहे दोस्तों, पॉज कर के देख ले, थोड़ा सा राइटिंग पे उतना ना जाए। अगला फिर यहाँ पे जब आप करते हैं तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग इसको रिवर्स जब करेंगे तो 9
7 समथिंग आने लगेगा, ठीक है। ये अप्रॉक्स 10 दिन के दिन माना जाएगा, ठीक है, 10 दिन। तो यहाँ पे अगर 10 दिन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सबरीमला मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है सबरीमला आपका केरला में है, ठीक है। यहाँ पे जितने साउथ के लोग हैं यहाँ पर एक काला पोशाक भेष पहन कर जाते हैं और बड़ी श्रद्धा पूर्वक जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? जो नहीं है आपका वो है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि साइन थीटा 3/4 और कॉस थीटा 5/4 है तो 1 + tan थीटा और -1 cot थीटा का मान क्या हो? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप सभी को पता है कि जो tan थीटा का मान है, ठीक है, tan थीटा = क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 लिख दें और बाय का साइन दें, और cos थीटा का मान है 5/4, ठीक है। 4 कट जाएगा तो tan थीटा का मान आपका 3/5 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ले लीजिए, क्वेश्चन है 1 + tan थीटा बाय 1 - cot थीटा, ठीक है दोस्तों। तो 1 + tan थीटा का मान आप लोग ने ऑलरेडी निकाला 3/5, ठीक है। और cot का इन्वर्स हो जाएगा 1 - 5/3, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 5/3, तो 8/5 -2/3। तो ये कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा और ऊपर नीचे कट जाएगा। तो 4 × 3 = 12 और माइनस का साइन तो है ही, और नीचे 5 -12/5, ठीक है, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये आपका ए अच्युतानंदन नंबूदिरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसे कब मिला था? 2019, आपको तो पता है। और ये साहित्य के मशहूर कवि, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इन्हें, और सर्वोच्च इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि भी मिली इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों कि एक परीक्षक उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना अनिवार्य है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितने न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? तो सबसे पहले जान लें कि टोटल कितना मार्क्स है। यहाँ पे 200 पूर्णांक है और दूसरा है 150। तो 200 और 150 जब होता है तो वो होता है 350। आपको 350 में कितना परसेंट लाना है? 50%। जब 50% निकालोगे तो बाय 100 करके ये कट गया, ये कट गया, ठीक है दोस्तों। फिर ये करने के बाद आपका हो जाएगा 175, ठीक है। यानी कि आपको 350 में 175 अंक लाने हैं ना। 350 में आपको कितने अंक लाने हैं? 175। पहला चीज़ क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्या कि एक छात्र ने 200 में 40% ले आया, ठीक है। तो 200 का 40% आप जब निकालोगे, ठीक है, ये कट गया 80। तो ये ऑलरेडी एक 80 नंबर ला चुका है। पहले फर्स्ट पेपर में ये 80 नंबर ला चुका। तो दूसरे पेपर में, सेकंड पेपर में इसको कितना लाना होगा? तो सेकंड पेपर में लाना होगा तो इसको सबसे पहले टोटल कितना है? 175। 175 से 80 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 95। अब इसको क्या करना है? 150 में x% यानी कि कितना परसेंट लाएगा कि 95 नंबर इसको मिल जाएगा। तो इसको दोस्तों x यहाँ पे रखिएगा और 95 × 100 कर दीजिएगा इसके नीचे का, और 150। और ये जब कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जब कटिंग होगा तो आपका प्रॉपर तो कटेगा नहीं दोस्तों, ये 63.33 आने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 64% मान लेंगे, ठीक है।
लमसम एक अमाउंट मान लेंगे 64%, यानी कि जो 95 का जो परसेंटेज होगा वो 64%, यानी कि उसको 150 वाले नंबर में, 150 वाले पेपर में 64% लाना होगा। ठीक है, 64% लाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 64%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 17। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये आपका नवसारी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नवसारी में। और ये कब हुआ था? सन 1930 में। ठीक है, जो आंदोलन हुआ था वो कब सा? 1930 से स्टार्ट हुआ है ना, साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च। ठीक है और इसमें कितना अनुयायी था? यानी कि इनके जो जूनियर थे वो 78 थे। ठीक है, दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया था। बहुत पहुंचे हुए चीज़ थे हमारे महात्मा गांधी सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं और 10वें स्थान पर होगा? तो हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। जो विशेष है उसको हम लोग छुपा देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स से दाईं ओर बोला गया था दोस्तों। हाँ, कहाँ पे? दाईं ओर 10वें स्थान पे। यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि 10वें स्थान पर क्या आ रहा है दोस्तों? आर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आर भी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625 है, 625, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, तो ए प्लस बी 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो मान ज्ञात करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों? 625। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम लोग को ऑलरेडी दे चुका है, ए प्लस बी, ये तो गिवन ही है, ए प्लस बी 5 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 25। यहाँ ऑलरेडी ये सब गिवन में ही है। ठीक है, और ये भी गिवन में है, बस इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तोड़ें दोस्तों। तो जब समीकरण 2 में से, ठीक है ना, 5a माइनस 5b करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 हो गया आपका, और ये समीकरण तीसरा हो गया। ठीक है, 3 समीकरण आपके पास है। फिर इसको दोस्तों हम लोग ऐसा कुछ बना लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, हम लोग इसको ही एक समीकरण बना लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है, ठीक है, समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 का मान क्या? ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी होगा, यहाँ पे गलती से ए प्लस बी है ना। ए प्लस बी का मान कितना? 5। हम लोग यहाँ रख देंगे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक साइड में कर लेते हैं 5, और यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी बराबर 25। ठीक है, और जब इसको उधर से कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो a माइनस बी का भी क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया, ये चौथा समीकरण इसको हम लोग मान लेते हैं, चौथा समीकरण। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ a माइनस बी का मेरे पास हो गया। ठीक है, हमको थोड़ा सा मिटाना है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा, ताकि सब कुछ सही से रहे। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी का जो ऑलरेडी है हमारा, a माइनस बी का मान 5 है, तो उसको 5 रख देते हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ना, तो हमको इसका ही मान पूछा गया, तो हम यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है,
और इस 5 को फिर इस 625 से ही डिवाइड कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का जो फॉर्मूला जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 125, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष बचे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों कि जो शेष बचने उससे पहले ही हम क्या करेंगे, सबसे घटा लेंगे दोस्तों। 155 में 5 घटा देंगे, ठीक है, एक नई संख्या हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। 260 में 10 बोला है, 10 घटा दीजिए, और 315 में 15 बोला है तो 15 घटा दीजिए। घटाने पे एक नया नंबर जो आएगा 150, 250 और 300, ये 300 आ गया। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, इन सब का मौसो ले लीजिए। जब 150 और यानी कि मौसो यानी कि HCF जब आप लेंगे, HCF किसका किसका, 150 का और 250 का और 300 का, तो इसका HCF कितना आता है दोस्तों, 50, ठीक है। जब 50 आए तो दोस्तों ऑलरेडी 50 से आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 50, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पहले ही उस नंबर को माइनस कर लिया ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे मौसो निकालिए, और अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो हमेशा लॉसो निकालिए। क्वेश्चन पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए सबसे पहला जो चीज़ है कि यहाँ पे हम सब जान रहे हैं कि क्लब में पहले थी यहाँ पे पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या का पुरुषों यानी कि महिला, पहले महिला का जो अनुपात था यानी कि हम F और M से दर्शाएंगे। पहले अगर F 3 था और मेल 2 था, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स जब 300 और कुछ जुड़ गया तो अब महिला जो हो गई यानी कि F जो हो जाता है वो 5 हो जाता है, और मेल तो 2 ही रहेगा दोस्तों, वो 2 ही रहा। तो यहाँ पे माना क्लब में महिलाओं की संख्या, ठीक है ना, पहला जो क्लब में हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर लेते, क्लब में महिलाओं की संख्या लिख लेते 3x, मान के चलिए 3x महिला की संख्या, और पुरुष की संख्या आपका है 2x। ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखते हैं कि जब 3x है ना, 3x में कुछ महिलाएं यानी कि कुछ, हमको तो ऑलरेडी नंबर दे दिया 300 महिलाएं जुड़ी है, और इसके फिर पुरुष तो सेम का सेम रहा, और रेशियो जो है पलट गया 5:2। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और 600 हो जाएगा, और यहाँ 10x हो जाएगा, ठीक है। इस 6 को उधर ले जाइएगा तो 600 में 10x को माइनस कीजिएगा तो 4x बचेगा, और 4x से जब 600 को डिवाइड कीजिएगा तो 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पूछा क्या है कि क्लब में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमारा 5 यानी कि 5x है ना, 5x, x का मान कितना है हमारा 150, तो यानी कि 150 गुना 5 कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर बी 750। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मौसों, ठीक है, मौसों और लौसों क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा दो संख्याओं की योग है ना, दो संख्याओं का योग 60 है, ऑलरेडी योग दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और हमेशा और यहाँ पे दिया है कि लौसो और मौसो दे, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का योग तो पता, तो उसके लिए आपको पहला करना होगा कि लौसो और मौसो करके आपको ये निकालना है। जैसे a + b, जैसे योग बोला है ना, a + b = 60 दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है वो निकालना है, जो फार्मूला लगता है वो लगता है लौसो गुना मौसो, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इससे आप गुना कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉसो और मॉसो, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो हमें पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी है ना, a प्लस बी और ए बी बराबर, और हम लोगों को दिया गया है 60, ठीक है, यानी कि ई दोनों का तो 60 है, और यहाँ ए बी यानी कि 12 गुना 72, यानी कि लॉसो मॉसो लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, ए बी है ना, तो यहाँ पे 1/b कर दीजिए, और जब इसको आप तोड़िएगा तो 1/a कर दीजिएगा, और यहाँ पे 5/72 जब काट उठ के आप कैंसिलेशन करके हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/a और प्लस 1/b इज इक्वल टू 5/72 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कहीं दिख रहा है दोस्तों 5/72, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। इसमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पे लेटर को देखिए, 1 2 गिन लें दोस्तों, ये टोटल 18 है, तो 18 को हम कम से कम पार्ट में करेंगे, तो हम क्या करेंगे 6 का ग्रुप बना लेंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 इसका एक ग्रुप बन गया, 1 2 3 4 5 6 इसका एक ग्रुप बन गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसका एक ग्रुप बन गया दोस्तों। अब पहला चीज़ देखिए कि यहाँ पे CAB है ना, यहाँ पे CAB, यहाँ पे BA, तो यहाँ पे कैप चल रहा है, तो यहाँ पे A लगाएं दोस्तों, और उसके बाद CABBA यहाँ पे लगा देंगे C, और यहाँ पे B, ठीक है, और यहाँ पे CAB यहाँ पे लगा देंगे BAC, तो यहाँ पे देखिए ACBCB, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे दोस्तों √54 गुना √125 बट्टे √24 गुना √45। सबसे पहले 54 को आप कर लेंगे, तो 54 को करने के बाद आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3√6, 9 छक 54, ठीक है, और 5 25 यानी कि 5√5, ठीक है, और अगला हो जाएगा आपका 2√6, और ये हो जाएगा आपका 3√5, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद 15, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप काट ही दीजिए तो सही बेहतर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे √6 कट जाएगा, √5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 हमारे पास 5/2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URAL का पूर्ण रूप क्या है। जो पूर्ण रूप है आपका वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या प्रतिशत का हानि ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो अंकित मूल्य, ठीक है, तो वो हो गया आपका मार्क प्राइस। तो सबसे पहले CP निकाल लेते हैं, और मार्क प्राइस हम लोग का है MP, मार्क प्राइस हम लोग का लेट इट बी 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो CP हो जाएगा, ठीक है, CP हो जाएगा 100 × 75%, ठीक है, 75% का, यानी कि इसको नीचे कर देते हैं, तो CP हमारा हो जाएगा 75, और उसके बाद फिर SP सेलिंग प्राइस जो निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 यानी कि जो मार्क प्राइस है उसमें माइनस कर देंगे, और जो डिस्काउंट दिया है 15% का डिस्काउंट वो निकाल लेंगे, यानी कि हमारा टोटल 85 रुपया डिस्काउंट हो गया। और जो हम लोगों का जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हो गया हम लोगों का, यानी कि 100 में से 85 घटा दिए, तो
तो यहाँ पे मार्क प्राइस जो था, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 85 में 75, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है, तो यानी कि 10 हो गया। और आप सभी को पता है कि जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का है ना, प्रॉफिट परसेंटेज का होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो जब आप इससे कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 10/75 इंटू 100 जब आप कर लेते हैं, तो 25 से 4, 25 से 3, यानी कि 10×4 40, 40/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 3 3 9, यानी कि 13 का कुछ लमसम ऐसा चलते रहेगा। तो यहाँ पे वैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 27। तो आपका हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी है? तो यहाँ पे सबसे पहले वेतन है उसका 45,000, ठीक है। फिर शिक्षा पे खर्च, तो शिक्षा पे जो खर्च करता है, यानी कि 45,000 से 1/3 जब कर लेंगे तो 3 निकम 3 3 25 15, यानी 15,000 रुपये शिक्षा। उसके पास जो बचता है, तो उसके बाद फिर आपके पास जो बचा वो हो गया 45 में से 15 30,000, ठीक है। 30,000 वो अपना भोजन पे खर्च करेगा, ठीक है, अन्य आवश्यकताओं पे। तो यानी कि उसी में से है दोस्तों। तो यहाँ से आप कर लेते हैं 2/6, 6 पंचे 30, तो 5 दूनी 10, 10,000 रुपया। और इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ 45 से 1 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ 15,000 हो जाता है। उसके बाद फिर 45 से आप 2 शेष राशि का यहाँ पे बात नहीं किया था, तो 1/3 और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते 3 एकम 3 3 5 15, यानी कि 15 दूनी 30, 6 से 2/6, सॉरी 2/6 यहाँ पे, तो 6 नमा 6 चुके 4, तो 3 से आप काट सकते हैं। तो इसे काटते हैं, 6 7 42 और 3 3 ये हो गया। फिर 7,500 को 2 से गुना करेंगे तो 15,000 इसका भी हो गया। तो टोटल हो गया 15 15 30,000, यानी कि 45,000 में से 30,000 माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका हमारा 15,000 शेष। तो यहाँ पे 15,000, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आप सभी को पता है, ये नन अदर देन हमारे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दोस्तों कि क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, ठीक है, मैं बता देता क्वेश्चन कि 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को डिनोट करता हूँ। 1 अप्रैल 2019 है ना, 2019 से किन 2 बैंकों से, किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया है, विलय किया गया। तो मैं बता देता हूँ, ये आपका है विलय जो किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा और ये आपका हो जाता है विजया बैंक एंड दीना बैंक, ठीक है, यानी कि देना बैंक भी जिसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों को 1 अप्रैल 2019 में मर्ज किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो वो है आपका लाइकेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है?
ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शिमला, ठीक है। आपको बता दें दिल्ली में भारतीय कृषि संस्थान है और लखनऊ में आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है और जो रांची में है, ठीक है, वो आपका लौ अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, ब्याज की दर क्या होगी? तो सबसे पहले जो यहाँ पे साधारण ब्याज बोला है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे P है आपके पास और T है आपके पास और SI है। तो SI आप 680 यहाँ डाल दें और P को यहाँ डाल दें 3400 गुना, और R आप R ही रहने दें, T यहाँ पे डाल दें और R को यहाँ साइड में कर दें, यहाँ 100 से इस दोनों को काट दें दोस्तों। उसके बाद 34 और 4 को इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ से काट देंगे, रेट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 34 दूनी 38 और 5, यानी कि रेट आपका हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है में दोस्तों कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि अगर आयत की, जैसे मान के चलिए आयत की लंबाई और चौड़ाई, अगर इसकी चौड़ाई है ना, यानी कि अगर इसकी x है तो लॉ यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। और परिमाप का हम सबको पता है, परिमाप है ना, परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2L+B, है ना। परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, यहाँ 48 कर दे और 2 यहाँ पे L, यानी कि x + 2x, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 48 से इसको आप डिवाइड कर ले तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ पे हो जाएगा 3x। 3 से इसको काट देंगे 8, यानी x का मान हो जाएगा 8, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 16। और क्षेत्रफल की जब बात करती है तो 16 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है दोस्तों कि x/2 + 2/y = 1 और y/2 + 2/z = 1 और z/2 + 2/x z/2 + 2/x का मान क्या होगा? तो दोस्तों पहला है क्या कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ आप किसी एक का मान रख दीजिए, पर्टिकुलर x y दोनों में से किसी। तो मैं y को रखने के बाद जो इसका मान जो आएगा वो 4/2 - x हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद इसको समीकरण 1 मार दीजिए और उसके फिर जो दूसरा है यानी कि ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप सीधा सा आंसर लिख लीजिएगा yz + 4 = 2z, ठीक है। और आप किसी ये दो समीकरणों के दोनों में से किसी एक को यूज़ कर ले और उसमें z का मान रख लीजिए। जैसे मान के चलिए हम इसमें क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं या z का मान रख लेते हैं। तो जब आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको y और x का मान दोनों का मिल जाएगा, y का ही मान और x का भी मान। इस दोनों के मान रखने पे आप z का ही मान, और यहाँ पे y और यहाँ पे सारा मान ऑलरेडी दिया हुआ है y z और x, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो समीकरण आएगा वो आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है दोस्तों कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले करेंगे क्या कि जो 2400 है ना, 2400 का जो 12% होगा, ठीक है, 12% में x जोड़ना है हमको कि जो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से एक डॉट कर ले। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फिर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 288 + x हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों 972 और x को इधर रख देंगे और 972 में 288 जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा
684। तो 684 यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? आपका मालदीव्स, ठीक है, ये नहीं है आपका। और बता देते हैं कि जो वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम में अस्तित्व आया था, तो बिम्स्टेक कब आया था? 1997 में आया था, ठीक है दोस्तों। और इसमें 5 दक्षिण एशिया हैं, इसमें 5 देश, ठीक है। 5 कौन कौन सा कंट्री है? पहला है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। दूसरा कौन है आपका? भूटान। तीसरा कौन है आपका? आवर नेशन इंडिया। और कौन है आपका? नेपाल और श्रीलंका। दैट्स ऑल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और मैं बता देता हूँ कि ये जो था तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ठीक है ना, ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में इन्होंने एक नया प्रार्थना समाज को गठन किया था, ठीक है। और ये 1869 में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो स्थलरुद्ध हैं? तो कौन सा 2 देश है? वो आपका है पैराग्वे और बोलीविया, ठीक है। और मैं बता देता हूँ कि जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, विश्व में 44 स्थलरुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में स्थलरुद्ध देश नहीं है, ठीक है ना। प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध या भू अवशेष देश पैराग्वे और बोलीविया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही समझ है जो दूसरे के पद के साथ है। अगर लॉयर के लिए कोर्ट है, ठीक है ना, तो ब्यूटिशियन के लिए क्या है? ब्यूटिशियन के लिए पार्लर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? वो था आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक है। ये आपका जो इस दिवस को मनाने की घोषणा कब हुई थी? तो ये सबसे पहले 1972 में बना था, ठीक है, 1972 में बनाया गया था। और कब? 5 जून। कब गया था? 5 जून, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया क्या कि 1/sin² 65 प्लस cos² 65 प्लस sin 15 और cos 15 और cos 65 और sin 25, ठीक है, इज इक्वल टू √3 tan थीटा। तो ठीक है, थीटा का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप नॉर्मल सा कीजिए क्या कि यहाँ जो दिया हुआ इसको सेम का सेम रहने दे, इसको आप रिवर्स कर ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन और जैसे 1/1 यहाँ पे हमको पता है कि sin² और cos² ये दोनों तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला से 1/1 हो जाएगा। और ये जो है आपका, ठीक है, साइन और cos, इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, cos को साइन में चेंज कर दिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि sin² 65 और cos² 65, ठीक है, प्लस sin 15। तो अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे जो cos है, cos को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा तो साइन में कन्वर्ट करने के बाद 90 - 75 हो जाएगा, ठीक है, 90 - 15 पे ही आएगा, ठीक है।
तो उसके बाद और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो कॉस 65 को हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉस 65 को हम लोग करेंगे कि यहाँ पे फिर हम लोग साइन लिख लेंगे, ले लेंगे दोस्तों 90 - 65 कर लेंगे, ठीक है। और इज इक्वल टू √3 tan थीटा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो 1/1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे साइन 15, ठीक है। और यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपका साइन 15 ही हो जाएगा, साइन 15। उसके बाद फिर प्लस यहाँ कॉस, तो कॉस 65 और ये भी नीचे कॉस 65 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे √3 tan थीटा, ठीक है। ये सब आप जोड़ दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू √3 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटा सा बस खाली एक छोटा सा चीज़ होगा, इसको हमको इरेज करना है। इरेज कर देते हैं दोस्तों। इरेज हो गया। पॉज करके देख लें अगर मतलब दिक्कत हो रहा है तो। अब यहाँ पे जो हमारा आया है 1, यानी कि हमारा जो बचा हुआ था तो वो था आपका 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू √3 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे 3 हो गया, 3 √3 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस 3 tan थीटा को इधर ही ले लेते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए रेसिप्रोकेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों को पता है कि tan थीटा √3 में अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan 60, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। जो विषाणु के द्वारा होता है वो है आपका वो है आपका चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 6/5, तो ऑफ का मतलब गुना हो जाता है, इधर भी गुना हो जाता है। इसको बोर्ड मास के रूल से आराम से बना ले, और जब बनाएंगे दोस्तों तो बनाने पे जो आंसर आएगा वो आपका 1/12 आ ही जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट हो तो इसको बोल दे, अलग से इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा दोस्तों। ये छोटा छोटा चीज़ है इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 44, 180 डिवाइड है, इसको भी सेम बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए। जब बना लेंगे तो इसका जो जब बनाने के बाद जो होगा इसका भी आंसर 27 ही आ जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 × 38 × 764 × 1256। तो दोस्तों इसको भी यहाँ पे क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, आराम से उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 4 है, 38 है, 764 है और आपका 1256 है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक तो 4 ले लिए, इसका आपको लेना 8, इसका लेना है आपको 4 और इसका लेना आपको 6, यानी सबका लास्ट इकाई अंक ले लें, ठीक है। और 8 से 4 को करते हैं तो 32 होता है, ठीक है। और इसको करते हैं तो 24 होता है, ठीक है। 32 और 24, और 32 का आपको 2 लेना है और 24 का आपको 4 लेना है। तो यहाँ पे आप इस दोनों को जब गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तंत्रिका सबसे लंबी है। आप सभी को पता है वो है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। और इसकी जो लंबाई वो आपका 7,516.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और चौथा असंगत संख्या, युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी 16 से 118,
ठीक है। और मैं बताया तो ACD में, यानी कि इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है। तो पहली संख्या से विभाज्य जबकि विकल्प, ये 12 से विभाज्य हो जाएगा, 13 से विभाज्य होगा, 15 से विभाज्य, लेकिन 16 एक ऐसा बन रहा है कि 118 विभाज्य नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे अलग युग्म 16 से 118 है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वो 1986 में किया था। ऑप्शन नंबर डी 1986। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ठीक है, तो किस में से नहीं जा सकती है? वैक्यूम। हमेशा याद रखिए कि वैक्यूम में आपका साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 किया गया है, ठीक है। ठीक है, इसका जो आज थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे क्या गया कि एक रस्सी को 3 अलग भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पे रस्सी का भाग किया गया, तो पहला भाग है आपका 101/5, और जो आपका दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरी भाग रस्सी का कितना अंश, यानी कि एक रस्सी है दोस्तों, पहला भाग 1/5 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, ठीक है। तो उसके फिर जो हम लोग मानेंगे, तो दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कि जो रस्सी की जो लंबाई होगी वो x सेंटीमीटर होगी, ठीक है। x सेंटीमीटर या x मीटर, जो भी हो, रस्सी की लंबाई हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर ढंग से चलते हैं चैनल से एक, ठीक है। तो माना रस्सी की लंबाई x, ठीक है। उसके बाद फिर पहला भाग, यानी कि फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट को हम लोग x/5 मान लेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग मानेंगे x/5 का 3/2 बोला गया दोस्तों, तो 3/2 कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/10, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा जो तीसरा भाग है, जो थर्ड भाग है, थर्ड पार्ट, वो रिमेनिंग बोला गया, तो रिमेनिंग बोला गया तो x माइनस, और जो पहला पार्ट है x/5, और इसको प्लस कर लेंगे 3x/10। बस दोस्तों, इससे आसानी से आपका निकल जाएगा। आई नो यू गाइस नीड एट शॉर्टकट ट्रिक, बट शॉर्टकट ट्रिक से पहले आप बेसिक जो चीज़ है वो जान लें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 2x + 3x/10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x को बाहर ले लो, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 5x है, तो 5x, तो यहाँ पे 5x/10, तो यहाँ पे x/, और ऑलरेडी एक x, 5x/10, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों इस पार्ट को हम थोड़ा सा रोकेंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोग इधर ही कर लेंगे क्या कि x माइनस, तो यहाँ पे 5x/10, यानी कि 5x/10, और यहाँ पे कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस x/2। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी x/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो x/2, यानी कि रस्सी का तीसरा भाग क्या होगा, 1/2, 1/2, तो यहाँ पे 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो वो है आपका जोजिला, ऑप्शन नंबर ए जोजिला। नंबर 52, जिसमें कि 5 sin 40 डिग्री इंटू 6 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 इंटू cot 75 प्लस 2 10 45। बड़ा आसान क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करें, और इस दोनों में से किसी एक को 10 में कन्वर्ट कर दें, और आपको पता है 10 45 का मान 1 होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्या, 5 sin 40, तो हम लोग सेक को ही करते हैं कन्वर्ट 90 माइनस 14, ठीक है दोस्तों, 14, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 3 हम लोग कॉट, इसको कॉट
90 माइनस 75, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉट मौजूद है 75, और यहाँ पे पहले से ही इसका मान हम लोग पुट कर लेते हैं 2 into 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 sin 14, तो यहाँ पे आ जाएगा cosec 14, और यहाँ आ जाएगा 3 cot 75, सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा 10, क्योंकि हाँ यहाँ 10 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा आपका cot 75, और ऑलरेडी यहाँ पे 2 हो चुका है, तो 5 यहाँ पे है, 5 into 1 कर लेंगे प्लस 3 into 1 कर लेंगे प्लस 2, तो 5 एकम 5, 3 और 2, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाता है 10 यहाँ पे हमारा आंसर है दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 में है दोस्तों कि सेरीकल्चर है ना, शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको बता देते हैं ये सिल्क फार्मिंग से, जो रेशम की खेती होती है उसे। तो सबसे पहले बता दूं कि और जो आपका जो मछली पालन होता है, ठीक है ना, ये मछली पालन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, फ़िश फार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, फ़िश फार्मिंग, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है आपकी, दूसरा है सिल्क को तो आपको पता है सेरीकल्चर ही कहेंगे। अब बर्ड फार्मिंग को हम लोग का कहते हैं पक्षी पालन। और लास्ट है हमारा बी फार्मिंग, ठीक है। तो बी फार्मिंग है जी, तो ये बी फार्मिंग जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एपीकल्चर, ठीक है। तो बी फार्मिंग को क्या हम लोग बोलेंगे, बी फार्मिंग को हम लोग बोलेंगे एपीकल्चर। और एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बस। और जो आपका फ़िश फार्मिंग है, ठीक है दोस्तों, फ़िश फार्मिंग को हम लोग कहेंगे पीसी कल्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, फ़िश फार्मिंग को हम लोग पीसी कल्चर, ठीक है। और आपका जो बर्ड फार्मिंग है, ठीक है, जो बर्ड फार्मिंग उसको एवीकल्चर कहेंगे, एवीकल्चर। अगला दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कि अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा आसान भी है। कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण 2x और इतना इतना है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो एक त्रिभुज के कोण इतना है और इतना, यानी कि यहाँ पे दो कोण के बारे में आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक आपका 2x और ये, और दूसरे है आपका ये। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो तीनों कोणों का जो योग होता है, ठीक है, त्रिभुज के कोणों का जो माप होता है, ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का माप आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस 3x माइनस 8 और 5x यहाँ पे दिया, तो इन सब को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 2 में 3 5 5 5 10 हो गया, ठीक है, 10x हो गया, और ये 12 8 20 हो जाता है दोस्तों। उधर उसको जा कर के जोड़ देते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, 200 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो x का मान आ जाता है 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछता है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण जो है, पहला कोण जो है आपका 2x है, ठीक है। जो फर्स्ट कोण आपको माना गया है वो कितना है, 2x, और जो थर्ड कोण यानी कि सेकंड कोण माना किया गया वो 3x है, और जो थर्ड वन है उसको 5x माना गया। तो यहाँ पे दोस्तों यही अनुमान लगाते कि बड़ा हमारा 5x, तो 5x में 20 जोड़ गुना कर दें, तो 5 दूनी 10, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया कि
-12, ठीक है, -12। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x -12, तो 5x -12 आप यहाँ जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 88 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कोई है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन निकालें। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है 2πr/h है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है इसका, तो इसको इसकी जगह पुट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 और पाई का मान आपको पता है, और r यहाँ पे दिया हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऊंचाई दिया है, तो सिर्फ ऊंचाई को ही डिनोट करते हैं, ठीक है। 7 से ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जब काटेंगे तो 2 से 22 को गुना कर देंगे 44, 44 से 2 को गुना कर देंगे 88, ठीक है। 88 से 6 बार में अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो r का मान हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब जो है सिलेंडर का आयतन निकालना, तो सिलेंडर का जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों। तो r हमारा कितना निकला है दोस्तों, उसको यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं, r = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर जो आयतन है ना, सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या है, πr²h, ठीक है। तो पाई 22/7 है ही है, और r का मान ऑलरेडी 6 × 6 और h है 14, ठीक है। 7 से 2 बार में कट गया, ठीक है। आप जब इसको गुना करोगे, ठीक है, 6 के 36, ठीक है, 44 × 36, तो वो आ जाएगा आपका 1584 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे है 1584, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लॉग 100 यानी कि लघुत्तम समापवर्ती 231 है। छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले इसको x मान कर भी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलिए मानक संख्याएं क्रमशः 3x और 7x है। तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लॉसो और उसके बाद फिर यहाँ पे, तो यहाँ लॉ और यहाँ 100, ठीक है। तो 3 × 7 × x, ठीक है, बराबर 231, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे 21x बराबर 231, इससे कट जाएगा दोस्तों आपका 11 बार में, ठीक है। और छोटी संख्या यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग 3x और 7x माने, यहाँ पे छोटी संख्या तो 3x ही होगा, x का मान 11 है, तो हम लोग 11 × 33, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आपको बता देते ये गुवाहाटी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी में। इसके बता दें कि ये 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है, ठीक है, जिसमें कि महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते, ठीक है। और हरियाणा ने आपके जीत लिए लगभग 200 पदक, और दिल्ली ने 122। ये अंक तालिका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? तो वो आपका मीन होता है, ठीक है। मीन उपयुक्त औसत मूल्य माध्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि आपका महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो यहाँ बता दें कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड।
अभी बता दें, वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, 14 नवरत्न कंपनियां तथा 73 मिनी रत्न कंपनियां। तो भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है दोस्तों, तो इसके बारे में बता देते हैं कि आपका एनटीपीसी है, ठीक है, और उसके बाद एनटीपीसी आप वो मत समझिएगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट वाला, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है, थर्मल पावर कॉर्पोरेट। उसके बाद फिर ओएनजीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद सेल हो गया, उसके बाद सीआईएल हो गया, आईओसी हो गया, भेल हो गया आपका, गेल हो गया, और बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ठीक है, और पीजीसीआईएल। तो ये सारी कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, तो वो आपका न्यू दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब चालू की गई थी, पहली 2019 में, ठीक है। पहली वंदे भारत जो चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच चली थी, ठीक है। और दूसरी एक्सप्रेस दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। विश्वकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो ये है आपका उड़ीसा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, आपके श्री नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। तो इनकी जो ये थे भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते। इनका कार्यकाल कब हुआ था, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा है, ठीक है। और ये निर्विरोध 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सोचिए, ये 64 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और यही आपके सबसे कम यानी कि युवा इनको माना जा रहा है, यानी कि इससे भी कम अगर कोई राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड अलग ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे अक्षर है हमारे पास लाफ्टर, ठीक है। देखिए GRUN है यहाँ दोस्तों, नहीं यहाँ पे N है ही नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा चीज़ मिल जाता ग्रंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंधित दूसरे पद के पहले पद से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है आपका है पेडियाट्रिक्स, जो चिल्ड्रंस के लिए होती है, ठीक है, यानी कि बाल चिकित्सा विद्या। तो उसी तरह से न्यूरोलॉजी कहाँ होती है दोस्तों, न्यूरोलॉजी आपके मस्तिष्क के लिए होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, वो आपका द हैग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। गोबी मरुस्थलीय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर के प्रति घंटा की चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले बायोग्राफिकल आप समझ लीजिए कि क्या होगा नहीं होगा। कि सबसे पहला जो चीज़ है कि जो यहाँ पे सबसे पहले एक देख लीजिए, एक छोटा सा चीज़ है यहाँ पे,
यानी कि एक ट्रेन यहाँ, यानी कि एक पॉइंट ए को एक ट्रेन मान लेते हैं और पॉइंट बी को दूसरा ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रेन ए का जो मतलब स्पीड है तो उसको हम मान लेते हैं लगभग 50, जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी को मान लेते हैं, बी का जो दिया गया है वो है 150 किलोमीटर पर आवर यानी कि पर घंटा, है ना, आवर। तो यानी कि ये 1 घंटे में 150 किलोमीटर तय कर लेगा। और वो तो यहाँ पे अगर माना जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले ट्रेन की लंबाई, है ना, अगर जो फर्स्ट ट्रेन यानी कि ए की जो लंबाई अगर x होगी तो बी की लंबाई कितनी होगी, 725 में x को माइनस कर देंगे उतनी ही होगी दोस्तों, ठीक है। यानी कि माना पहले ट्रेन की लंबाई t1 है ना, t1, यानी कि इसकी जो लंबाई है दोस्तों, 1 मिनट 1 सेकेंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, पहला चीज़ समझिए कि पहला जो चीज़ है कि पहले ट्रेन की लंबाई हम लोग को मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए ट्रेन की जो लंबाई होगी वो t1 होगी और बी की जो होगी t2 होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ पे बोला था शेष दूरी, ऑलरेडी क्या बोला गया कि 25 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़, आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150, यानी कि आधे घंटे के बाद ये ट्रेन चलेगी। तो आधे घंटे से पहले यानी कि ये ट्रेन चल चुकी होगी। ये अगर आधा घंटे का समय होगा तो ये 25 किलोमीटर अपना चल दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे शेष दूरी जो बच जाएगी, शेष दूरी, तो वो कितना हो जाएगा, 725 में से 25 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किया आपको पता है, क्योंकि ये आधा घंटे में 25 किलोमीटर पार कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सापेक्ष चाल, अगर मान के चलिए जो सापेक्ष चाल है, अब इसका है 50 किलोमीटर ए के लिए और जो बी का है वो आपका 150 किलोमीटर है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 200 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मिलने का समय अगर हमको निकालना होगा, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटाना होगा। अब जो मिलने का समय जो आएगा, ठीक है, मिलने का समय, तो मिलने का समय क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलने का समय आपका टोटल जो समय बचा हुआ है, टोटल कितना 700 मिनट समय बचा हुआ है और यहाँ पे जो सापेक्ष चाल है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको जब करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 घंटा आवर, ठीक है। यानी कि 3.5 घंटे में ट्रेन T1 द्वारा तय की गई दूरी 175 किलोमीटर में, ठीक है। यानी कि 3.5 घंटे में T1 यानी कि जो पहला जो ट्रेन है यानी कि ए कितना चलेगा, 3.5 घंटे में कितना किलोमीटर कन्वर्ट कर लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे यानी कि 1 घंटे में वो 50 करता है, तो 3 घंटे में कितना कर दिया, 150, और आधे घंटे में 25 यानी 175 ये करेगा। और जो दूसरी ट्रेन है, ठीक है ना, 175, और ये पहले से ही 25 किलोमीटर को कर रखा है, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किसी समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। जो कोण की माप होगी, तो सबसे पहले आपको पता है कि पहले आप लिख देते हैं कि जो कोण क्रमशः कौन कौन सा है। एक 3x डिग्री हो गया, दूसरा आपका 6x डिग्री हो गया, और आपको पता है समचतुर्भुज के आसान कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों को 3x + 6x को 180 के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यानी कि 6 3 9 हो गया x, और यहाँ पे 180 डिग्री काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो छोटे कोण है, आपको दिख रहा है कि इस दोनों में से छोटा का ये है, तो इसको 3 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रास तरंगिणी के लेखक कौन है। तो वो है आपके कल्हण। ऑप्शन नंबर डी, कल्हण। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, पैटर्न पहले मिला लेते थे। तो इसका पैटर्न एक बार देखते हैं, ठीक है। ये 5 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब। तो आपको पता है 5 का जो पावर एक ही, इसीलिए 5 को एक ही रहने दिए दोस्तों। तो 5 प्लस 36 प्लस 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो ये टोटल हो जाएगा 384 यहाँ पे आ रहा है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। तो 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, फिर 6 का क्यूब आ जाए, 6 का क्यूब आपको हो जाएगा 216। इसको जब ऐड करते हैं तो वो 245, यानी कि इट मीन्स ये प्रोसेस ही सही जा रहा है। अगला तब इसको ऐड करते हैं, 3 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा आपका 16 और 5 का 125। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 144। कहीं है दोस्तों 144, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हिमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम और तृतीय युद्ध यानी कि 1526 और 1761 में हुआ, जिसमें क्रमशः बाबर और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है क्या कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। और अतः 60 किलोग्राम के व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा, जबकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण होने के कारण 1/6 होने के कारण 1/6 के कारण पृथ्वी पर 60 किलोग्राम व्यक्ति का भार चंद्रमा व्यक्ति के भार का 1/6 होगा। तो यहाँ पे सेम ही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि 5.2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा? तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो हो जाएगा वो 17/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको ऐड कर लेते हैं और इस दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जी, तो यहाँ पे 17 और 3 यहाँ से एलसीएम जब ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका है कि इसमें 100 और इसको 1000 वाला बना ले और इस दोनों को अपने हिसाब से कर ले दोस्तों। 7300 और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल मोटा मोटी 3000 ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो जब बना लेंगे तो इसका आंसर आपका 3.273 आ जाएगा, 3.27। तो यहाँ पे ये ऑप्शन और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं जो BZA, ठीक है, और DYC और FXC HSW FG, ठीक है, यानी कि B से D जाने के लिए +2, ठीक है, और फिर D से F जाने के लिए +2, यानी जो पहला नंबर आ रहा है उसके लिए +2, ठीक है। तो S से H के बाद जो पहला आएगा वो आपका आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे J, ठीक है। उसके बाद Z से Y आ रहा है -1 में, -1 में आ रहा है, और ये भी -1 में। तो W से -1 करेंगे तो आ जाता है आपका B। तो J भी कहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, अभी और है 2 जगह नज़र आ रहा है। और करते दोस्तों, A और C +2 में आ रहे हैं, और C और F भी, C और E भी +2 में आ रहे हैं, E G भी +2 में। तो G से +2 में जाने के लिए I आ जाएगा, तो JVI, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, ऑप्शन नंबर डी, जापान, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है स्थायी सदस्यों का निर्वाचन, जिसमें कि चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका
कि क्वेश्चन में श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 में तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलरेडी 5:6 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे 20 को हम 5 से कर देते हैं, ठीक है। ये श्वेता का और ये हरीश का हो गया 30 × 6, ठीक है। यहाँ पे ये 100 हो जाता है और ये अनुपात 180। जब इसको काटेंगे तो इसका अनुपात 5:9 होता है। तो ये प्रॉपर एक अनुपात बन गया किसका, आपके हिस्सेदारी का। तो यहाँ पे 5/9। अगर अब बात करें कि आय में यहाँ पे पूछा किसका, जरा श्वेता की हिस्सेदारी, तो श्वेता का हिस्सेदारी 5 है, टोटल हो गया 9 × 5 = 14, ठीक है। और 28,000, तो इसकी 5 ऊपर इस दोनों का जो टोटल आय है 14 को आप यहाँ 14 से 2 बार में कट गया और 5 दूनी 10,000। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपकी 552 होती है, ठीक है। तो इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंगलन भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 530 + 20 और +2 ये आपके पूरे राज्य से आएगा और जो 20 सदस्य वो संघीय क्षेत्र से आएगा और ये 2 राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 78, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो यहाँ पे सबसे पहले बता देते हैं कि कक्षा में कुल संख्या कितना है। 70 लड़कों की कक्षा ने 50 लड़की और 70 लड़के, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, कुल संख्या कितना हो गया। पहले कुल संख्या निकाल लीजिए। कुल संख्या हो गया आपका 50 और +70 तो हो गया आपका 120। अब यहाँ पे संगीत कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है। तो संगीत कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये 50 में आपका, यानी कि जो 50% लड़कों ने और 40% लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 का 40% लड़कियाँ, तो 40% निकाल लीजिए और उसके बाद फिर 70 का 50% बोला जा रहा तो उसका 50% निकाल लो, हो गया, दैट्स ऑल। ये दोनों ख़त्म हो गया और ये दोनों इधर उधर ख़त्म हो गया। 5 × 20 हो गया इधर और इधर 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है 55, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला अभीष्ट प्रतिशत इसका निकालें, तो 55 का टोटल कितने हैं 120, तो 55 का 120/100 कर दीजिए। आपका जो प्रतिशत निकल के आएगा वो आएगा 45.86। तो इसको आप 46% भी मान सकते हैं, 46%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। और ये कब किया था, 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 80, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। तो जैसे चौक, मार्कर, बुक, पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है ये सब लिखने का काम आता है, सब लिखने का काम, बुक तो लिखने का काम नहीं आता, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि दोस्तों का एक समूह इस प्रकार बैठा है कि उनमें से एक प्रत्येक अब अष्टभुज के कोने पर बैठा है। सभी
केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मेधा राधा की विकलता बैठी है और मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है और रमन सीमा के बगल में गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी, किंतु शशि के सामने बैठी और चंद्रा के सामने कौन बैठा है, यानी यहाँ पे सवाल है चंद्रा के सामने। सबसे पहला चीज़ है क्या, यहाँ पे एक चीज़ डिनोट के अष्टभुज। तो सबसे पहले हम अष्टभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक दोस्तों ये हमारा अष्टभुजा हो गया तैयार। तो यहाँ पे जो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, उसने कहा है कि मेधा सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए, ठीक है। और पहला जो चीज़ है, मेधा राधा के विकलता, ठीक है, यानी कि सामने बैठी मेधा राधा। अगर मान के चलिए मेधा यहाँ पे है, मेधा यहाँ बैठी होगी, तो मेधा के सामने कौन होगा, राधा, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। मेधा जो है वो सीमा, यानी कि मेधा के बाईं कहाँ जाएगा, सीमा, सीमा यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में बैठा है। रमन सीमा, इधर तो बैठ नहीं सकता दोस्तों, यहाँ पे ही जगह बचा है रमन के लिए, तो रमन यहाँ बैठ गया। रमन सीमा के बगल में बैठा और गोविंद के सामने बैठा है, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ चल जाएगा, गोविंद के सामने, ठीक है। यहाँ पे गोविंद बैठ जाएगा। और दूसरा बोला है क्या कि गोविंद के साथ गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठी हुए, ठीक है। तो गोविंद चंद्रा के यानी कि दाईं ओर बैठी हुए, तो चंद्रा यहाँ बैठ जाएगी। उसके बाद फिर बोलता है क्या, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है। तो दाईं ओर नहीं बैठी मेधा के, यानी कि कौन, शांति। तो शांति यहाँ बैठ जाएगी दोस्तों, शांति का दायां उधर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ बैठी हुई बगल में, लेकिन दाएं ओर नहीं। किंतु शशि के सामने बैठे, तो शशि यहाँ बैठ जाएगा, एक ही प्लेस खाली है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शशि के सामने, तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है, तो चंद्रा के सामने दोस्तों कौन बैठा है, आप खुद देख रहे हैं, सीमा बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा। तो चक्रवृद्धि का ब्याज निकालना सबसे पहले। तो आप सभी को पता है कि चक्रवृद्धि का ब्याज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो चक्रवृद्धि का ब्याज होगा। तो सबसे पहला चीज़ होगा कि हमको मूलधन पहले निकालना। मूलधन निकालने के लिए हम लोग SI का जो फॉर्मूला है PRT/100, ठीक है। तो P हमको SI दिया हुआ है 500, और उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी P हमको नहीं पता, लेकिन R पता है 10 और 2, और यहाँ पे 100 नीचे कर लेते हैं। ये उधर चल जाएगा, ये इससे कट गया, ये 5 से कट गया, तो उधर चल जाएगा 2500, यानी कि मूलधन हो गया हमारा 2500। और हमको पता है कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P, ठीक है, यानी कि और उसके बाद फिर क्या होता है 1 + R/100 और T-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, आपको P पता है 2500 रुपये है मूलधन, और उसके बाद फिर 1, और रेट आपको पता है कितना है, रेट आपका 10 है, तो 10/100 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखिए 10 बटा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये कट गया, तो ये 10 11 हो गया, यानी कि 11/10 गुना 11/10, और इसको माइनस को खोल लीजिए दोस्तों, और यहाँ पे 2500 रख लीजिए। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगला लाइन हमारा 2500 और 121 -100/100, तो यानी कि 21/100। यहाँ पे फिर 2500 आ जाएगा और गुना 21/100, तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, और 21 से 25 को जब गुना किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपको 525 रुपया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सबसे पहले बताइए, अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 22 जनवरी, है ना, 2015 में हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपये वार्षिक तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक जमा किया जाता है, और कन्या के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर के किस भाग को उसके मस्तिष्क कहा जाता है? आपका CPU को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, वह 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपने बाएं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह वास्तविक स्थिति में किस दिशा में है? तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो स्टार्टिंग होगी, तो पहला क्या है कि जो मुकेश है, ठीक है, पहला है क्या कि मुकेश, आपको पता है ये डायरेक्शन, मुकेश सीधा चला, तो यहाँ से मान के चलिए मुकेश है, M फॉर मुकेश, मुकेश यहाँ से सीधा चला, ठीक है, 5 किलोमीटर, यहाँ से पीछे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अब यहाँ से बोलता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण पर मुड़ा और 50 किलोमीटर, यहाँ से मुड़ेगा तो 90 डिग्री का कोण इधर ही मुड़ेगा दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण पे मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर फिर चल दिया। फिर बोलता है क्या, फिर वह अपनी बाईं और 45 डिग्री, बाईं, तो बाईं और 45 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री का कोण इधर और इधर 90 डिग्री का कोण लिख देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ फिर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला दिए इसको दोस्तों। फिर बोलता है क्या, अब वह अपनी वास्तविक स्थिति में से किस दिशा में होगा? अब यहाँ पे दिशा आप यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, यहाँ दिशा तो कहाँ पे चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे, तो यानी कि ये आपका कुछ इस दिशा में घुस रहा है, ठीक है, ये दिशा, तो ये दिशा क्या होगा दोस्तों, ये आपका साउथ वेस्ट होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट। कैसे होगा साउथ वेस्ट? तो आप यहाँ पे देख लें कि दक्षिण पश्चिम दिशा में कैसे होगा। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है, ये आपका पश्चिम और ये आपका पूरब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ घुस रहा है, ठीक है, तो यहाँ पश्चिम और यहाँ दक्षिण, ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या की पहली संख्या से है। अगर मान के चलिए 21 का 11 से संबंध है, तो 31 का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले देख लीजिए, जो 21 है, 21 को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, 20 + 1 21, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, 11 को हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि 20/2 + 1 11, ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार, ठीक है, 31 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 + 1 31 कर देंगे दोस्तों। और जो अगला नंबर है, तो अगला नंबर इसी के हिसाब से, जैसे 20 यहाँ की, तो हम लोग यहाँ पे 30/2 + 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 यानी कि 32/2, यानी कि इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 16 है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों की दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आ सकती है दोस्तों, सबसे पहले एक जो पैटर्न होता है, तो पैटर्न हम लोग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 28 63 और 94 है, ठीक है, 28 63 और 94। तो सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सा पैटर्न लेना है इसके बारे में समझना होगा, ठीक है। पहला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का हो गया 28 8, ठीक है, 28 8, ठीक है, 28 8, ठीक है। तो 28 8 कितना हो जाता है, जब 28 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 36, और 6 का स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है,
ठीक है। उसी तरह से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। 63 और 18 को जब जोड़ते हैं तो 81 होता है, और ये 9 का स्क्वायर है, यानी कि ये सही, यानी कि ये, तो हमको क्या करना है दोस्तों, 94 प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को x रख देना है, कुछ भी रख देना, तो 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा। और जब इधर 94 को घटा देंगे उसमें से, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 75। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 75, 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में दोस्तों कि P, Q और R का भाई S, R की माँ है, T, P का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। सबसे पहले एक चीज़ देख ले, एक डिनोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि S R की माँ है, ठीक है। यहाँ पे S को डिनोट कर लेते हैं और नीचे R, और इस दोनों का जो रिलेशनशिप है वो माँ दर्शा देते हैं। और जो दूसरा है वो बोलता है क्या, T, P का पिता है, ठीक है, T, P का पिता है, ठीक है। यहाँ पे एक डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पे P, और यहाँ पे पिता, और यहाँ पे T। और बोलता है क्या कि T, P का पिता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही थे। यहाँ पे देखिए S, P, Q, R का भाई, P, Q, R का भाई है, ठीक है। यहाँ पे Q है, ये सब भाई है, और ये भी क्या है, भाई है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि S और T जो है ये पति है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि कौन नहीं हो सकता, तो T इस यानी कि T Q का पति है। T Q का पति हो ही नहीं सकता क्योंकि S का पति है, क्योंकि Q P R भाई है, और R जो है इसकी माँ S है, और S का पति T है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे डॉटर, DATE, ये बन सकता है दोस्तों। हर्ट भी बन सकता है, HURT, हर्ट भी बन सकता है। टफ भी बन सकता है, नहीं, टफ में O है ही नहीं, तो TOUGH ये नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना और रीना, टीना कोई खेल रही है। वे उत्तर की ओर मुँह कर एक पंक्ति में बैठी हुई, मीना पश्चिम छोर पर बैठी है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई। बीना लीना के बाएं और मीना के दाएं ओर बैठी हुई। पूर्वी छोर में एक दूसरे के स्थान पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार जो चीज़ है उसको बना लेते हैं। क्या बोला गया, खेल वे उत्तर की ओर, मुँह, सबका मुंह उत्तर कर देते हैं दोस्तों। पाँच है, ये मीना है, ये बीना है, ये लीना है और ये रीना है और ये टीना है। ठीक है, उपरोक्त बैठक व्यवस्था से स्पष्ट है कि पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर, यहाँ पे बोला वे उत्तर की ओर मुँह करके बैठी है, मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका पश्चिम, यहाँ पूरब और यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम छोर पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बोला गया मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई, तो यहाँ पे पश्चिम छोर पे मीना बैठ चुकी है। फिर बोलता है क्या, और टीना पूर्वी छोर पर बैठी, टीना पूर्वी छोर पे बैठी हुई है। ठीक है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है, एक साथ बैठी हुई। बीना लीना के बाई और, बीना लीना के बाई और मीना के दाईं ओर, तो यहाँ पे ठीक है, बी सही बैठा, ये दोनों भी सही बैठा। तो यहाँ पे पूछा क्या, पूर्वी छोर में दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, यानी कि रीना, रीना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 चार अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर का चयन करें। तो असंगत का जो चयन होगा, तो जैसे मान के चलिए ए, सबसे पहले पकड़ते हैं कि जो ए और सी और बी और डी है। ठीक है, तो ए और बी कितनी बार में आ जाता है, +1 में आता है।
सी और डी कितने बार में आएगा, +1। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है, अगला है आई के जे एल, आई के एल। तो आई और जे +1 और के और एल +1, ठीक है। फिर अगला ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच। तो ई और जी +1 और एफ और एच +1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एन पी ओ, एम पी +3 में आ रहा है और एन ओ +1 में आ रहा है, लेकिन ये वाला तो दोस्तों +3 कुछ ज़्यादा वेरिएट करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले एक जो चीज़ है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 और ये प्रॉपर 13, ठीक है, 13 बना। ये तो एक अंक से बना कि अब 2 अंकों से बना हुआ, जैसे कि ये दोनों मिल कर के एक त्रिभुज बना है, फिर ये दोनों मिल कर के, ठीक है, फिर ये दोनों मिल कर के ये, यानी कि यहाँ पे 4 बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ 1 और 2 से बना, 2 और 3, 3 और 4 और 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11 और 11, 12, ठीक है। अब 3 अंकों से बना, 3 अंकों से, जैसे मान के चले ये एक प्रॉपर बड़ा सा त्रिभुज हो गया, तो इसको भी देख लेते हैं। 1, 2, 3 और 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 10, 11 और 12, ठीक है। और 4 अंकों से बना, 4 अंकों से, यानी कि ये प्रॉपर जो पूरा एक त्रिभुज है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, 3। तो टोटल जो हो जाता है वो हो जाता है ऑलरेडी, तो यहाँ 12 13 हमारा है ही है। फिर यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे, इस 2 पोर्शन से कैलकुलेट करेंगे वो 9 हो जाएगा। फिर इस कैलकुलेशन से करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ जो बनाए वो 3 हो जाएगा, और प्लस एक त्रिभुज, एक बड़ा सा त्रिभुज जो कि सबको बना रहा है, तो टोटल हो गया 32, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जैसे कि मान के चलिए 97 के बाद आ रहा है आपका 86, हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, 107। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 97 से 101 +4 में हम लोग कर रहे हैं, और 86 से 89 +3 में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ 101 से 107 जो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 101 से जो 107 पे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग +6 कर रहे हैं, यानी कि +2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो ऊपर जो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो अगला अंक आएगा, ठीक है, उसमें जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे +2 जुड़ता है, यानी कि 86 से यहाँ पे 3 जोड़े, ठीक है। फिर यहाँ से हम अगर 5 जोड़ते हैं, यानी कि 3 2 5, जब 5 जोड़ेंगे यानी 89 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि +5 जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 94 आ जाता है, ठीक है। फिर 107 में अगर हमको 8 जोड़ेंगे यानी +8 जोड़ेंगे तो 115 आता है, तो यानी कि 94 और 115 कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है आपका कि एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां स्थान और दाईं ओर से 9वां, यदि वे आपस में स्थान बदल लेते तो मोहन दाईं ओर और 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि दीप्ति का बाईं ओर से स्थान कितना है,
दीप्ति का बाईं स्थान 14वां है, ठीक है। अब मोहन का कितना हो जाएगा? मोहन का है आपका 9वां। अब यहाँ पे देखिए स्थान परिवर्तन के बाद जो हो गया, स्थान परिवर्तन के बाद मोहन का दाईं ओर से कितना हो जाएगा? मोहन का दाईं ओर से हो जाएगा आपका 21वां, ठीक है। अब यहाँ बात समझिए, पंक्ति में यहाँ पे बात किया जा रहा पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो 14 + 21, ठीक है, -1, तो यहाँ पे 34। अब बाईं ओर से दीप्ति के स्थान आप देखते हैं। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान कितना हो जाएगा? 34 - 9, ऑलरेडी 9 है और +1 कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 26 और 34, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। 4 शब्द युग्म में दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत युग्म का चयन करें। हेड के साथ अगर कैप है, हैंड के साथ ग्लव है, पेपर के साथ नोट है, गिफ्ट के साथ गिफ्ट रैप है। तो यहाँ पे पेपर के साथ नोट नहीं होता है, पेपर के साथ नोट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे समझिए पहला चीज़ जो कि दिए गए कथन, ठीक है ना, दिए गए कथन का पहला कथन आपको दिया गया कि कुछ, पहले यहाँ पे देखिए सभी गुलाब लाल है, कुछ लाल रंग है, सभी रंग पेंट है। निष्कर्ष जो निकला, कंक्लूजन जो है आपका पहला, कुछ लाल पेंट है और सभी लाल गुलाब है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाल बना लेते हैं, ठीक है, फिर एक पेंट बना लेते हैं। यहाँ पे बोला सभी गुलाब लाल है, ठीक है। पहले हम लोग सभी गुलाब लाल है, पहले यहाँ पे लाल भी है और ये गुलाब है, ठीक है। और बोलता है क्या, कुछ लाल रंग है, तो इस रंग में चले जाते हैं, रंग में, और सभी रंग पेंट है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे बोला है क्या कि कुछ लाल पेंट है, सही है कथन, ये सही है। सभी लाल गुलाब है, ये भी सही है, यानी कि कथन 1 और 2 आपका कथनानुसार के, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन 1 कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, केवल एक निष्कर्ष, क्योंकि कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल आपका पेंट है, लेकिन सभी लाल गुलाब तो नहीं, कुछ लाल तो आपका रंग भी है, पेंट भी है, इसीलिए कथन नंबर 2 नहीं, कथन नंबर 1 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे, सुनील ना तो आस्था की ओर ना ही श्याम के बगल में बैठा, आस्था श्याम के बगल में बैठी और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के बीच में बैठा है और वह अमित के बगल में नहीं बैठा है। इनमें से कौन सा सुनील के बगल में बैठा? तो समझ लिए सबसे पहले 5 छात्रों का बैठने का क्रम जो होगा, आस्था जो आस्था है वो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, आस्था श्याम के बगल में बैठी, तो आस्था श्याम के बगल में, श्याम यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, बैठी हुआ पंक्ति के बाएं सिरे पे, बाएं पे है, ठीक है ना। सुनील मंजीत के बगल में बैठा हुआ है, मंजीत के बगल में बैठा, मंजीत पंक्ति के बीच में ठीक बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जब श्याम बैठा है तो मंजीत यहाँ पे बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि बीच में पूर्ण 5 लोग ही है, यहाँ ऑलरेडी 2 लोग हैं। और यहाँ पे बोला मंजीत, सुनील मंजीत के बगल में बैठा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा दोस्तों, सुनील। और जो लास्ट बच गया वो बैठेगा अमिता,
अमिता। तो यहाँ पे बोला इनमें से कौन सा सुनील के बगल में बैठा है। तो सुनील के बगल में कौन बैठा है, या तो मंजीत या तो अमिता। तो यहाँ पे क्या, मंजीत एंड अमिता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों आपका कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, 69, 59, 26, 13। ठीक है, तो सबसे पहले सारे अंक को ले ले, 69, 55, 26 और 13। तो यहाँ पे देखिए ये जो अंक है, ठीक है, ये 6 × 9 + 1, ठीक है। फिर इसको आप कीजिए 5 × 5 + 1, फिर इसको कीजिए 2 × 6 + 1, फिर इसको कीजिए 1 × 3 + 1, तो 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे है आपका 5, 10, 17, 26। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 के साथ कितना आ रहा, +5, फिर 10 और 7 के बीच कितना जा रहा, +7, फिर 17 और +9 यानी +2 2 2 का सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी 9 में 2 जोड़ेंगे 11, यानी कि 26 में 11 जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 37। ठीक है, और इसका भी इंक्रीमेंट +2 यानी कि 37, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नॉट द लिस्ट। दी गई आकृति में एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ येलो, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज पर्पल, और यहाँ पे तो ब्लैक जो होगा विपरीत फलक पर होगा। ठीक है ना, तो विपरीत फलक पे होगा तो यहाँ का ऑरेंज के विपरीत होगा। ठीक है, ऑरेंज के विपरीत होगा। क्यों, घन के नियम अनुसार यदि दो घनों में दर्शाई गई दो फलकें समान होती है तो तीसरी फलकें निश्चित रूप से विपरीत फलकें होंगी। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिंक, यहाँ पे जो है तो जैसे कि तीसरी विपरीत फलकें होगा, तब ब्लैक वाली फलक के विपरीत फलक पर ऑरेंज नारंगी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ ब्लैक, यानी कि यहाँ एक कलर मिसिंग है, यानी कि उसके विपरीत जो, मतलब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखें कि दो घनों में दर्शाई गई दो फलकें समान है तो तीसरी फलकें निश्चित रूप से विपरीत ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज। इसी के साथ हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है दोस्तों। इसी के साथ हमारा अगला सेट भी आने वाला है, तो अगले सेट के लिए हमारे इस चैनल से बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बड़ी मेहनत लगती है और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो या फिर अगर मेरे से बोलने से मिस्टेक हो गया हो, कहीं कहीं आपको मिस्टेक लगा हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर NTPC एग्ज़ाम। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।